अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक आय के लिए पॉली हाउस में झरबेरा फूल की रोपाई तकनीक। गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनके नियंत्रण पर जानकारी। झरबेरा फूल आज के समय में व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसानों का रुझान इसकी तरफ हो रहा है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी रोपाई से लेकर फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रांची के कृषि वैज्ञानिक ब्रजेश कुमार। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं। तो झरबेरा एक फूल है जो देसी की तरह होता है और उसका मार्केट में जैसे बुके देना हुआ या गुलदस्ता बनाना हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी उसकी मार्केट है। पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो, वहां पर करनी चाहिए। खेती शुरू करते हैं, हम झरबेरा की खेती करने जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस जो ग्रोइंग मीडिया जिसमें पौधे लगाए जाएंगे, जो बेड हम तैयार करते हैं उसे बनाने पे विशेष ध्यान देते हैं। बेड तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड का जो मटेरियल है वो उसमें मुर्गी की खाद वगैरह नहीं उपयोग करना चाहिए। उसमें मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्योर जिसे बोलते हैं हम लोग कंपोस्ट, उसको 2:1 रेशियो में 2 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबेरा की खेती रेज बेड पर की जाती है। बेड की ऊंचाई को 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं जब सतह से, और यदि संभव हो तो उसमें बेड के नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अधिक पानी होने की स्थिति में पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेड की जो चौड़ाई रखते हैं वो नीचे 90 सेंटीमीटर और ऊपर की तरफ 80 सेंटीमीटर रखते हैं। इस बेड पर 3 लाइन पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे से पौधों को लगाने की दूरी जो होती है वो लगभग
30 सेंटीमीटर रखते हैं या 1 फीट रखते हैं। पौधे लगाने से पूर्व ये इस पौधों को किसी तरह की बीमारी और कीट से नुकसान न हो, इसके लिए मीडियम जो होता है ग्रोइंग हमारा, उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न प्रजातियां आती हैं, जैसे आप सफ़ेद में डालमा है, इसी तरह पिंक में रोजेलिन है। इस तरह से अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और कोशिश करें कि टिश्यू कल्चर पौधों का उपयोग करें, जो और वैसी कंपनियों से या वैसे संस्थानों से पौधे लें जो विश्वसनीय हैं। और पौधों को जैसा पहले बताया कि इस बेड पे जो हम बनाते हैं 80 सेंटीमीटर चौड़ी बेड, इस पे 3 लाइन पौधों की लगाते हैं। पौधों से पौधों की दूरी को जो है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी को भी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। पॉली हाउस में ड्रिप की सुविधा ज़रूर होती है, अगर नहीं है तो मैनुअल ड्रेंचिंग के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। और लगाने के बाद प्रतिदिन सुबह शाम 2 बार इरिगेशन देना होता है, पहले 1 सप्ताह तक। और पहले अगर ड्रिप है तो प्रति पौधे के पास एक ड्रिप होनी चाहिए, जिससे कि पौधों को स्टैब्लिश होने में आसानी होती है। और पहले 1 सप्ताह तक सिंचाई देने के बाद उसके बाद सुबह शाम सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमी को ध्यान में रखते हुए तदनुसार सिंचाई की जाती है। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनके नियंत्रण पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जो किसान भाई शरदकालीन गन्ना की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से गन्ने की फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है और इनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल की बढ़वार रुक जाती है तथा गन्ने की उपज में काफी कमी आ जाती है। तो इस समय गन्ने की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कौन कौन से रोग हैं और इन रोगों का नियंत्रण आपको कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरेंद्र सिंह। बहुत मेहनत के बाद गन्ना किसान उगाता है, लेकिन रोग हो जाने की वजह से, रोग लग जाने के कारण उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, उपज और पैदावार में भी घाटा होता है। इसलिए प्रमुख कुछ रोग है गन्ने का। गन्ना की फसल में लगने वाले हानिकारक रोगों में से एक है लाल सड़न रोग। इस रोग का प्रकोप खास तौर से 4 से 8 माह की फसल पर देखने को मिलता है तथा इस रोग से ग्रसित फसल में इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है। अतः इस रोग के क्या लक्षण हैं तथा इस रोग से अपने गन्ने की फसल को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं।
जब आप गन्ने को फाड़ेंगे तो उसमें अंदर आपको लाल गुदा उसकी दिखाई देगी और व्हाइट स्पॉट उस पर लगा होगा, और उसको जब सूंघेंगे नाक से तो सिरका या शराब की दुर्गंध आएगी। उसको जब तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगा। तो इसके लिए हम आपको सुझाव ये देना चाहेंगे कि अगर संभव हो सके तो उष्ण जल उपचार कर लीजिए, उसको पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए, और उसके बाद जब बोएंगे आप उस समय बवास्टीन का प्रयोग, जो सेट आप काटेंगे उस सेट को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, माने हेक्टेयर में 112 ग्राम बवास्टीन का प्रयोग करेंगे 112 लीटर पानी में, और उसको डीप करके ही आप बोएं। ये अति महत्व है, इसको आप समझ लें, बिना डीप का न बोएं। उसके बाद अगर वो आ जाता है, ऐसा सिम्टम आपको मिल जाता है, आप खेत की रखवाली करते रहें, अगर एकाध प्लांट आपको इस तरह का दिखाई देता है तो उसको उखाड़ करके आप तुरंत फेंक दें और उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। उस गन्ने को ऐसे न फेंकें, उसको या तो खून के गाड़ दें खोद के, या तो उसको जला दें। ये हुआ। गन्ना की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है उकठा रोग। इस रोग का प्रकोप भी गन्ने की फसल में ज्यादातर देखने में आता है, लेकिन कुछ किसान भाइयों को इस रोग की ठीक तरह से पहचान न होने के कारण वो इसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इस रोग की पहचान तथा कैसे इस रोग पर नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। दूसरा एक विल्ट बीमारी आती है, हाँ, जिसको उकठा रोग कहते हैं। उसमें प्राइमरी स्टेज में ही जब टिलर से गन्ना बनने लगता है उसी समय वो पकड़ता है। उसमें होता है कि पूरा प्लांट आपका सूख जाता है। सिम्टम ये है कि उसको तोड़ेंगे तो पुचुक जाएगा, खट से टूटेगा नहीं। ऐसा रोग अगर आपको मिलता है तो तुरंत गन्ने से उसको हटा दीजिए। तीसरा ये है, एक कंडुआ बीमारी होती है, हाँ, तो उसका सिम्टम यह है कि गन्ने के ऊपरी हिस्से में जब मिलेबल कैन बन जाता है, पूरा गन्ना जब बन जाता है तो उसके ऊपरी हिस्से में एक चोटी नुमा काला टाइप का एक वो निकलता है लंबा सा। तो या तो आप देखें तो उसको निकाल दें, या निकाल करके और तुरंत उसको जला दें या मिट्टी में दबा दें, नहीं तो ये हवा के माध्यम से फैलता है और आपके पूरे प्लाट को प्रभावित कर देगा। कुछ पत्तियों का रोग होता है, जिसमें प्रमुख रोग देखने को मिल रहा है आजकल पोका बोइंग है। ये पत्ता जो है सूखने लगता है और इस तरह से जो है ये सूख करके इसका बढ़वार जो है वहीं रुक जाता है और धीरे धीरे पूरे प्लाट में फैल जाता है। देखिए जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये प्लांट छोटे पर से ही प्रभावित शुरू हुआ और इसमें हमने वही बवास्टीन का प्रयोग प्रति हेक्टर 112 ग्राम 112 लीटर पानी में, और उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बहुत जरूरी है, उसमें डाल देते हैं और डाल के और पूरे प्लाट का स्प्रे करा देते हैं। ध्यान रखिए किसान भाइयों कि स्प्रे कराते समय ये जरूर ध्यान रखें कि पूरा गन्ने का पत्ता भीग जाए। प्रदेश के युवा किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसे पूरी मेहनत और लगन से करते हैं और इस वजह से उन्हें सफलता भी मिलती है। ऐसे ही एक युवा किसान हैं सुरेंद्र कुमार। वो कृषि के साथ पशुपालन करते हैं। ये अच्छी नस्ल की गायें पालकर आधुनिक तरीके से उनकी देखभाल करके लाखों की आय हासिल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो डेयरी पालन के साथ किस प्रकार लाभ ले रहे हैं। हिसार के युवा पशुपालक सुरेंद्र कुमार पिछले 7 साल से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इनके पास 5 गायें थी। इन गायों से मिलने वाले लाभ को देखते हुए इन्होंने इस व्यवसाय को बढ़ाया। तो आइए जानते हैं कि आज इनके पास कितनी गायें हैं तथा इनको इन दुधारू पशुओं से कितनी दूध की प्राप्ति हो रही है और ये इस व्यवसाय से कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास अभी है 25 से 30 गायें, जिसमें कुछ बाखड़ी भी हैं, कुछ ताज़ा है और कुछ ब्याने वाली भी हैं। इनकी 30-35 लीटर की कैपेसिटी तो अपने पास है अभी 35 लीटर दूध की आज के दिन। और सबसे मोटा अंदाजा तो यही, एक गाय
500 रुपए तो मिनिमम छोड़ती है। और इनका सारा का आज के दिन सर्दी का मौसम है, उसमें आज भी 1.25 लाख रुपए मंथली इनकम है और गर्मियों में ये 1.5-2 लाख रुपए तक चली जाती है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मौसम के अनुसार इनकी देखरेख बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का मौसम के अनुसार किस तरह से प्रबंधन करते हैं। रख रखाव के लिए इसको सर्दी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 बार बैठी रहो। और गर्मियों के लिए फोगर सिस्टम लगा रखे है, इन फोगरों के कारण इनका बचाव हो जाता है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिलता रहे और इस संतुलित आहार में हरे चारे का समावेश करना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये पशुपालक अपनी गायों के आहार में कौन कौन से अवयवों को सम्मिलित कर उन्हें कितनी मात्रा में देते हैं। गाय को 10 किलो तोड़ी, 20 किलो हरा और जो 25 लीटर दूध देती है उसको 5 किलो टाइम का फीड डालता हूँ और साथ में मिनरल मिक्सचर वो भी डालते हैं। इनके दुधारू पशुओं में जब भी कोई बीमारी या अन्य कोई समस्या देखने में आती है तो वे पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित समय पर इलाज करवाते हैं। और इनमें मेन समस्या है थिलेरिया की, चेचड़ की वजह से वो थिलेरिया हो जाए, उसमें पशु की अचानक मौत हो जाती है। थिलेरिया है तो उसका इंजेक्शन आता है गुटालेक्स, वो लगा दे, उससे कवर हो जाता है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का भी योगदान रहता है और इस कहावत को सच कर दिखाया है पशुपालक सुरेंद्र सिंह ने। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी धर्मपत्नी उषा देवी को देते हैं। पति के पशुपालन में सहयोग करती हूँ। पहले दूध हाथ से निकालते थे, ज्यादा दिक्कत हो, समय भी ज्यादा लगता था। अब मशीनों से दूध निकलता है, समय भी बचता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। जी बस दोनों मिल के कर लेते हैं। कुछ मशीनों और डेयरी में सारी सुविधाएं हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये किसान अपने दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ पशुओं के थन भी सुरक्षित रहते हैं। अतः इस मशीन के बारे में इन पशुपालक भाई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मशीन से तो टाइम की बचत होती है और इस पे एक सरकार की अनुदान राशि भी मिलती है और उस मशीन से के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर भी मशीन से थन खराब होते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे को आज 4 साल होगी मशीन यूज करते हुए। किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, भैया खेती के साथ साथ पशुओं का भी बिजनेस करे तो उसमें 2 पैसे की आमदनी ठीक होगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम रिपोर्ट के आधार पर साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जी वाली फसलों में निराई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट लग रहे हों तो इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागीचों में मंजर आने से पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया हो उसमें फली छेदक कीट से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई प्याज की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य करें एवं 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई का कार्य करें।
आलू की फसल को आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करें एवं पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए डाइथिन M45 दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने, मटर एवं टमाटर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु फेरोमोन प्रपंच 4 से 5 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट अधिक मात्रा में दिखाई दें तो क्लोरपाइरिफास 20 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप हो रहा हो तो क्लोरपाइरिफास दवा 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू मिलाकर शाम के समय खेतों में छिड़काव करें एवं इसके बाद सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बोकारो के कृषक तेजपाल सिंह ने। यह बटेर के चूजों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो तेजपाल सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत में बटेर पालन की शुरुआत कुक्कुट उद्योग में मांस उपयोग हेतु मुर्गी पालन के एक अच्छे विकल्प के रूप में की गई है। वर्तमान में बटेर पालन अत्यधिक लाभकारी एवं लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। हैचरी मशीन से चूजों को ब्रूडर गिरी में लाने के तुरंत बाद गुड़, ग्लूकोज आदि का पानी मौसम के अनुसार देना चाहिए। प्रारंभ के 4-5 दिनों तक बारीक स्टार्टर फीड बिछावन पेपर पर ही बिखेर कर देना चाहिए। चूजों को शुरू में प्रथम 2 सप्ताह 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। यदि चूजों की अच्छी बढ़वार लेनी हो तो 24 घंटे प्रकाश की व्यवस्था 5 सप्ताह तक करनी चाहिए। वयस्क बटेरों को भी चूजों की तरह दोनों ही पद्धति बिछाली एवं पिंजड़ा पद्धति में पाला जा सकता है। चूजे एवं वयस्क बटेरों का संतुलित आहार निम्न फीड फार्मूले के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।